नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संज्ञानात्मक विकास को, और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हमने अब तक 3 सिद्धांतों पर बात कर ली है। सबसे पहले हमने बात की जीन पियाजे के सिद्धांत पर। हमने पढ़ा जीन पियाजे। जीन पियाजे वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले संज्ञानात्मक सिद्धांत पर अपना विचार प्रस्तुत किया। उसके बाद हमने बात की जेरोम ब्रूनर की। किसके बात की हमने? जेरोम ब्रूनर की बात की। और जेरोम ब्रूनर के बाद हमने बात की किसकी? वाइगोत्स्की की। किसके बात की थी? वाइगोत्स्की। इन तीनों के सिद्धांतों पर चर्चा कर लेने के बाद आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वह 2 सिद्धांत हैं, जिसमें हमने एक सिद्धांत पर हमने अधिगम के अंदर भी चर्चा की थी, और आज भी हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमने डिटेल से हमने चर्चा कर ली थी उस सिद्धांत के ऊपर, परंतु कुछ चीजें या हम एक बार रिपीट करके, क्योंकि वो सिद्धांत जो है वो इस संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि वह सिद्धांत कौन सा है। तो वह जो सिद्धांत है वह अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। देखिए, अल्बर्ट बांडुरा के लिए मैं आज आपके लिए एक दुखद सूचना ये बता दूं कि कल, यानी कि कल का जो दिन था, कल अल्बर्ट बांडुरा जी जो थे वो हमारे बीच से चले गए हैं। यानी कि 1995 में अपना जीवन शुरू करने के बाद 1995 में अपना जीवन शुरू किया। यानी कि 1995 के अंदर कनाडा के अंदर अल्बर्टिया नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। और 2021 यानी कि कल के दिन इनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। यानी कि एक महान मनोवैज्ञानिक, एक महान संज्ञानात्मक विकास पर अपनी थ्योरी प्रस्तुत करने वाले और एक महान सिद्धांत हमें देने वाले सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले इस महान मनोवैज्ञानिक का कल क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, ये हमारे मनोविज्ञान के लिए एक बहुत ही दुखद दिन माना जाएगा। ठीक है, तो एक महान मनोवैज्ञानिक हमारा साथ छोड़कर भगवान को क्या हो गए? प्यारे हो गए। तो 96 वर्ष की उम्र के अंदर क्या हुआ? अल्बर्ट बांडुरा का निधन हो चुका है। आज हम इन्हीं के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। पहले हमने इन पे सिद्धांत पर चर्चा कर ली थी अधिगम के अंदर, परंतु आज हम डिटेल से या थोड़ा सा हम सामान्य परिचय सिद्धांत का पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो सिद्धांत है इनका अल्बर्ट बांडुरा का, वो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा पर दिया गया सिद्धांत था। और एक ये संज्ञानात्मक विकास के मनोवैज्ञानिक थे, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। कौन? अल्बर्ट बांडुरा जी। ठीक है, तो हम आज करेंगे अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत पर चर्चा। सबसे पहले नॉर्मल सीधी आपको थोड़ी बातें बता दूंगा। डिटेल से मैंने आपको पहले ही बता दिया है सिद्धांत के बारे में। तो हमें सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए इनके सिद्धांत का नाम क्या है। इनके सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? इनके सिद्धांत को हम कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत। और हम इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा अधिगम? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है ना। इसके प्रवर्तक कौन थे? अल्बर्ट बांडुरा, जो कहां के थे? कनाडा के थे। ठीक, कहां के थे? कनाडा। ये अल्बर्टिया नामक स्थान है, वहां कनाडा के अंदर। उस स्थान से क्या करते थे? बिलोंग करते थे। कौन? अल्बर्ट बांडुरा जी। ठीक है जी, यहां तक तो आ गई बात समझ में। उसके बाद देखिए, बांडुरा के लिए कहा जाता है कि इसे प्रेक्षणात्मक अधिगम का प्रवर्तक माना जाता था। क्या माना जाता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम का प्रवर्तक माना जाता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम का, देखिए क्या कहा जाता है इन्हें? प्रेक्षणात्मक अधिगम। अब आप कहोगे सर ये प्रेक्षणात्मक होता क्या है? तो देखिए, प्रेक्षणात्मक को हम प्यार से क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग,
यानी कि ऑब्जर्व करके जब हम कुछ सीखते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है सीधा कि हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से या अनुकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं या सीखते हैं नए व्यवहार को, नई क्रियाओं को, नई चीजों को। किसके माध्यम से? प्रक्षेपण के माध्यम से, यानी कि ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं। तो हम प्रेक्षणात्मक अधिगम को हम क्या कह सकते हैं? ऑब्जर्वेशन लर्निंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? ऑब्जर्वेशन लर्निंग कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ये आपको याद रखना है। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम का क्या माना जाता है? इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। यानी कि अपने इस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में सबसे ज्यादा क्या दिया था? अपना विचार प्रस्तुत किया था। और ये जो विचार दिया था इन्होंने, वो किस बुक के अंदर दिया था? तो आपको इनकी एक बुक याद रखनी है। क्या नाम है इनकी बुक का? तो देखिए इनकी बुक का नाम है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। क्या है? एंड एक्शन। क्या है इनकी बुक का नाम? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। इस नियम का विस्तार से वर्णन किस पुस्तक के अंतर्गत किया था इन्होंने? इस पुस्तक के अंतर्गत किया था, जिस पुस्तक का नाम क्या है? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। ठीक है ना? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन इस पुस्तक के अंतर्गत कहा जाता है। और साथ साथ हमें ये याद रखना है, क्योंकि हम इसे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पढ़ने का तात्पर्य क्या है? तो इन्हें संज्ञानात्मक विकास आंदोलन का संज्ञानात्मक आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रवर्तक। यानी कि जब संज्ञानात्मक आंदोलन चरम पर था, तो इन्होंने भी इस आंदोलन के अंदर क्या दिया था? अपना योगदान दिया था। इसीलिए इन्हें कहा जाता है संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक का या प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है ना? ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अल्बर्ट बांडोरा ने संज्ञानात्मक क्रिया के आधार पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक क्रिया के आधार पर क्या दिया? अपना सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम क्या था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्या सिद्धांत था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। और इसके अंदर इन्होंने दो प्रयोग किए। एक तो था गुड़िया पर प्रयोग, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉबी डॉल। क्या बोलते हैं उसे? बेबी डॉल प्रयोग कहते हैं। और एक जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था इन्होंने? जोकर पर किया था। क्या किया था? जोकर पर। ये दो इनके क्या थे? सिद्धांत के अंतर्गत प्रयोग थे। और प्रयोग के आधार पर इन्होंने क्या बताया कि एक बालक जो है वो अनुकरण के माध्यम से क्या करता है? नई नई चीजों को ग्रहण करता है। क्या करता है? इस सिद्धांत के अनुसार एक बालक जो है वो दूसरों को देखकर, यानी कि दूसरों के व्यवहार को देखकर क्या करता है? व्यवहार करता है। और उस व्यवहार को समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को अपनाता है, और समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहार को क्या करता है? छोड़ता है। क्या करता है? छोड़ता है। तो देखिए इसमें क्या कहा कि एक बालक जो है वो दूसरों को देखेगा, समाज के लोगों को देखेगा, और देखकर क्या करेगा? उनके द्वारा किए गए व्यवहार को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब उसमें क्या होगा कि कुछ अनैतिक व्यवहार होंगे, कुछ नैतिक व्यवहार होंगे। तो वो व्यक्ति जो या वो बालक जो होगा वो क्या करेगा? नैतिक व्यवहारों को तो अपनाएगा और अनैतिक व्यवहारों को क्या करेगा? छोड़ेगा। जिस प्रकार से इन्होंने गुड़िया व जोकर के प्रयोग में हमें स्पष्ट करके दिखाया कि एक बालक जो है वो अनैतिक व्यवहार को तो क्या करता है? छोड़ता है, और नैतिक व्यवहार को क्या अपना लेता है। इसके अंदर क्या होता है? समाज की भूमिका होती है। समाज के द्वारा नकारात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम क्या होता है कि एक बालक जो है वो नैतिक और अनैतिक व्यवहार के अंदर अपना फर्क कर पाता है। क्या कर पाता है? अनैतिक और नैतिक व्यवहार के अंदर क्या कर पाता है? फर्क कर पाता है। तो इस आधार पर इन्होंने बताया कि एक बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है, समाज के द्वारा ही सीखता है।
और बांडुरा ने सामाजिक अधिगम के अंदर 4 चरण बताए थे। क्या चरण बताए थे? 4 चरण बताए थे। कौन कौन से थे वो 4 चरण? तो देखिए, सबसे पहला इन्होंने 4 चरणों में बताया था, एक था अवधान। देखिए, अवधान, किसी को अगर हिंदी में नहीं समझ में आता तो अवधान का मतलब होता है अटेंशन। क्या होता है? अटेंशन, यानी कि जो व्यवहार सीखना है उसमें पूर्ण ध्यान लगाना। जो व्यवहार आपको सीखना है उस पर क्या करना? पूर्ण ध्यान लगाना। उस पर पूर्ण ध्यान। देखिए, हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज को सीखने के लिए अटेंशन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अटेंशन की आवश्यकता होती है। और अटेंशन को ही हम क्या कहते हैं? अवधान कहते हैं। आप किसी भी व्यवहार को सीखने के लिए, जब आप एक मूवी देखते हैं, मान लीजिए आप एक मूवी देख रहे हैं, तो कैसे देखोगे उस मूवी को? अटेंशन के साथ में। 1-1.5 घंटे की, 3 घंटे की मूवी आपको याद हो जाती है। क्यों होती है? क्या कारण क्या है? क्योंकि आप एकाग्रता से उस चीज को देखते हो, अटेंशन के माध्यम से देखते हो, अवधान के माध्यम से उस वस्तु को, उस व्यवहार को देखते हो। एक एक सीन को आप अवधान के माध्यम से, अटेंशन के माध्यम से आप क्या करते हैं? उस सीन को देखते हैं। इस वजह से वो चीज क्या है? आपको याद हो जाती है, वो स्टोरी आपको याद हो जाती है। उसके बाद में, अवधान के बाद जो दूसरा चरण आता है वो आती है धारणा। क्या आती है? धारणा। और धारणा को कहते हैं हम एन एक्सेप्शंस। क्या कहते हैं? एन एक्सेप्शन। क्या कहते हैं? एन एक्सेप्शंस। क्या कहते हैं? एन एक्सेप्शन। धारणा। धारणा क्या होती है? ध्यान लगाने के बाद उस व्यवहार को दिमाग में क्या करना? संचित करना। ध्यान के बाद में क्या होगा? दिमाग में संचित करना। क्या करना? दिमाग में संचित करना। जो व्यवहार आपने ध्यान लगाकर अटेंशन के माध्यम से देखा है, उस व्यवहार को अब अपने मस्तिष्क के अंदर क्या कर लेना? स्टोर कर लेना, संचित कर लेना। क्या होता है? धारणा होती है। और उसके बाद जो इन्होंने तीसरा चरण बताया वो बताया उत्पादन। क्या बताया? उत्पादन। और उत्पादन को हम और क्या कहते हैं? प्रदर्शन कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, उत्पादन से नहीं समझे होंगे परंतु प्रदर्शन से आप समझ गए होंगे। प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन देखिए क्या होता है? मौका मिलने पर उस संचित धारणा को, जो धारणा आपने ध्यान लगाकर अपने मस्तिष्क में संचित की है, उस धारणा को मौका मिलने पर क्या करना? प्रदर्शित करना। मौका मिलने पर क्या करना? प्रदर्शित करना। आप एक मूवी देख रहे हैं, मान लीजिए आप एक मूवी देख रहे हैं, बहुत ध्यान से पूरी मूवी देखी आपने उस मूवी के अंदर किसी डायलॉग को बहुत ही ध्यान से सुना, बहुत ही ज्यादा सुन लिया थी, आपको वो डायलॉग समझ में आ गया ना। अब आपने वो एक्टिंग भी सीख ली। अब आप क्या करोगे? जब आपको कोई मौका मिलेगा उस चीज को दर्शाने का, तो आप क्या करोगे? उस चीज का प्रदर्शन करोगे लोगों के सामने। क्या करोगे? लोगों के सामने प्रदर्शन करोगे। तो वो क्या होगा? उत्पादन या प्रदर्शन होगा। और उसके बाद क्या होगा? पुनर्बलन। क्या होगा? पुनर्बलन। और पुनर्बलन को तो आप जानते हैं क्या कहते हैं? रेनफोर्समेंट कहते हैं। रेनफोर्समेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनफोर्समेंट कहते हैं। अब देखिए, व्यवहार प्रदर्शन के बाद समाज के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया सकारात्मक है या नकारात्मक है, वो आपके पुनर्बलन को क्या करेगी? दर्शाएगी। वो आपको पुनर्बलन प्रदान करेगी। तो बात समझ में आई? व्यवहार के बाद, व्यवहार प्रदर्शन के बाद समाज द्वारा सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करना, वो क्या है? पुनर्बलन है। नकारात्मक या पुनर्बलन, सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना, या फिर अपना वक्तव्य रखना कि समाज आपके द्वारा किए गए उस व्यवहार को सकारात्मक
रिजल्ट देता है या सकारात्मक पुनर्बलन देता है या नकारात्मक पुनर्बलन। अगर आपका व्यवहार सही होगा, नैतिक व्यवहार होगा, तो आपको सकारात्मक पुनर्बलन समाज के द्वारा मिलने वाला है, और अगर नकारात्मक पुनर्बलन होगा तो समाज के द्वारा आपको कौन सा पुनर्बलन मिलेगा? नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। तो इस प्रकार से अल्बर्ट बांडुरा ने अपना सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत हमें संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को क्या करता है? पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है। और आज ये व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहे, महान मनोवैज्ञानिक, हम इनका नमन करते हैं, ठीक है, जो जिन्होंने हमें संज्ञानात्मक अवधारणा को की थ्योरी को स्पष्ट करके समझाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये तो था हमारा सिद्धांत जो हमने पहले भी पढ़ा था, और आज हमने कुछ नई चीजें हमने इसमें पढ़ ली है। तो आज के इस संज्ञानात्मक सिद्धांत के साथ साथ हम एक और सिद्धांत पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको आशा करता हूं कि समझ में आया होगा कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आप समझ पाए होंगे कि इस मत के अंदर बालक जो है वो अनुकरण के माध्यम से व्यवहार को क्या करता है? अपनाता है। क्या करता है? अपनाता है। उसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास के अंदर दो चीजें होती, एक तो हमने जो पढ़ लिया, अब आते हैं कुछ नैतिक विकास के सिद्धांत। क्या आते हैं? नैतिक विकास के सिद्धांत। तो देखिए, आज हम पहले नैतिक विकास सिद्धांत की बात करेंगे। हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो पढ़ लिया, परंतु जीन पियाजे के द्वारा नैतिक विकास सिद्धांत भी दिया गया है। क्या दिया गया है? नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया गया है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को। कौन से सिद्धांत को? नैतिक विकास सिद्धांत को। तो देखिए दोस्तों, जीन पियाजे का जो नैतिक विकास सिद्धांत है वो कब दिया गया था इनके द्वारा? इनके द्वारा दिया गया था 1940 के अंदर। और 1940 में दिए गए इस सिद्धांत के को किस पुस्तक के अंदर प्रदर्शित किया था जीन पियाजे ने? तो वो पुस्तक थी आपकी, कौन सी थी जीन पियाजे की? द मोरल, क्या थी? द मोरल जजमेंट। कौन सी थी? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। कौन सी थी? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है ना? तो ये पुस्तक थी 1940 में, किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा दी गई। हिंदी में याद रखना है तो हिंदी में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बच्चे का नैतिक प्रदर्शन, इस पुस्तक को क्या कहते हैं हिंदी में? बच्चे का नैतिक प्रदर्शन। ये इस पुस्तक का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है ना? ये पुस्तक का हिंदी में नाम है, ये भी आपको याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। पुस्तक कब दी गई थी जीन पियाजे के द्वारा? 1940। और जीन पियाजे के द्वारा दी गई इस पुस्तक के अंतर्गत नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई थी? 4 अवस्थाएं बताई गई थी। कितनी अवस्थाएं जी? 4 अवस्थाएं बताई गई थी। क्योंकि जीन पियाजे ने अपनी द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के अंदर 1940 के अंदर एक बालक के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो 4 अवस्थाएं बताई थी। और वो 4 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था थी दोस्तों, वो पहली अवस्था कौन सी थी? गैर नैतिक अवस्था। कौन सी थी दोस्तों? गैर नैतिक अवस्था। कौन सी थी? गैर नैतिक अवस्था। और जो गैर नैतिक अवस्था थी, इसको हम क्या कहते हैं? द नॉन मॉरल कंडीशन। क्या कहते हैं? नॉन मॉरल कंडीशन। ठीक है ना? और इसका जो समय बताया था गया था जीन पियाजे के द्वारा, वो बताया गया था 0 से लेकर 5 वर्ष तक। 0 से लेकर 5 वर्ष तक कौन सी अवस्था चलती है हमारी? गैर नैतिक अवस्था चलती है। कौन सी अवस्था चलती है? गैर नैतिक अवस्था चलती है। उसके बाद इन्होंने जो दूसरी अवस्था बताई थी वो विषम नैतिकता। कौन सी थी? विषम नैतिकता। ठीक है, विषम नैतिकता पर इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई थी, याद रखना। एक थी विषम नैतिकता 2, एक ये थी विषम नैतिकता। देखिए, जो दूसरे नंबर पर जो विषम नैतिकता बताई थी उसे हम बोलते हैं विषम नैतिकता फर्स्ट, और तीसरे नंबर पर बताई थी उसे बोलते हैं हम विषम नैतिकता
सेकंड। और एक जो चौथी अवस्था इन्होंने जो बताई उस अवस्था का नाम था स्वायत्त नैतिकता। कौन सी नैतिकता थी? स्वायत्त नैतिकता। अब इनका देखिए समय देखिए, तो सबसे पहले इन्होंने बताया गैर नैतिक अवस्था 0 से 5 वर्ष, और विषम नैतिक अवस्था जो फर्स्ट थी वो थी 5 से लेकर 8 वर्ष तक। कब से लेकर? 5 से लेकर 8 वर्ष तक, ठीक है ना। और विषम नैतिकता सेकंड जो थी वो 8 से लेकर 13 वर्ष तक बताई। कब से कब तक? 8 से लेकर 13 वर्ष तक। और जो स्वायत्त नैतिकता थी वो 13 से लेकर 18 वर्ष तक बताई। कब तक बताई? 13 से लेकर 18 वर्ष तक। 0 से 5 वर्ष तक गैर नैतिक अवस्था, 5 से 8 तक विषम नैतिकता फर्स्ट, और 8 से 13 तक विषम नैतिकता सेकंड, और 13 से 18 तक स्वायत्त नैतिकता के बारे में इन्होंने अपना वर्णन दिया था, ठीक है ना। अब इनके बारे में हम विस्तार से एक एक अवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि एक बालक के द्वारा विषम गैर नैतिक अवस्था के अंतर्गत कौन कौन से व्यवहार किए जाते हैं और किसका महत्व होता है। तो उन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बढ़ते हम आगे। सबसे पहली अवस्था के ऊपर चर्चा करने के लिए, तो पहली अवस्था जो है हमारी वो कौन सी है दोस्तों? वो है गैर नैतिक अवस्था। कौन सी है? गैर नैतिक अवस्था। कौन सी है? गैर नैतिक अवस्था। और ये कब से कब तक है? 0 से लेकर 5 वर्ष तक है दोस्तों। कब तक है? 0 से लेकर 5 वर्ष तक है। देखिए इस अवस्था के अंदर पहली बात क्या? कानून रहित चरण होता है। ये कौन सा होता है? कानून रहित चरण। कानून रहित चरण का मतलब कि इस अवस्था के अंदर एक बालक के लिए कोई कानून नहीं होता, कोई अनुशासन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। वो नहीं जानता कि कानून क्या है, नियम क्या है, कायदे क्या है, कुछ नहीं पता। कानून रहित चरण होता है उसके लिए, किसी प्रकार का कोई कानून उस पर प्रभावित नहीं होता। और दूसरी बात, इस अवस्था के अंतर्गत क्या रखनी है? प्राकृतिक परिणामों पर आधारित अवस्था होती है। किस पर आधारित होती है? प्राकृतिक परिणामों पर आधारित अवस्था। देखिए प्राकृतिक परिणामों पर आधारित अवस्था गैर नैतिक अवस्था को किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ये याद रखना। रूसो के अनुसार भी क्या था? प्राकृतिक परिणामों पर आधारित होती है। हमारी जो शेष अवस्था होती है वो प्राकृतिक परिणामों पर आधारित होती है, यानी कि इसमें प्रकृति का महत्व होता है। प्रकृति के माध्यम से ही क्या करता है एक बालक? क्या करता है? व्यवहार करता है। और जितने भी व्यवहार उसके द्वारा दर्शाए जाते हैं वो व्यवहार किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? प्रकृति के माध्यम से निर्धारित होते हैं। और तीसरी इसमें याद रखनी है हमने, हर्ष और पीड़ा की नैतिकता। हर्ष व पीड़ा। हर्ष व पीड़ा आधारित नैतिकता इसमें पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाएगी? हर्ष व पीड़ा आधारित नैतिकता कौन सी अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है? तो गैर नैतिक अवस्था में पाई जाती है। लास्ट इसमें हमने याद रखना है कि इसे हम प्राकृतिक परिणामों का संकाय या प्राकृतिक परिणामों की इसे प्राकृतिक परिणामों का संकाय या प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम प्राकृतिक परिणामों का संकाय या प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन। तो देखिए समझिए पहले गैर नैतिक अवस्था के अंतर्गत क्या होता है। देखिए गैर नैतिक अवस्था का समय देखिए 0 से लेकर 5 वर्ष तक, यानी कि हमारी शेषावस्था है। आपने देखा होगा शेषावस्था के अंतर्गत एक बालक जो है वो किस तरह से व्यवहार करेगा? वो किसी को भी कुछ भी करे, आप उसे गोद में उठा रखे हो, आपकी नाक आपका मुंह नोच रहा है, वो उसे मतलब नहीं है कि आप क्या लगते हो उसके, आप उससे बड़े हो कि छोटे हो, कोई मतलब नहीं है उसको, वो आपका मुंह नोच रहा है तो वो क्या है?
उसे कोई कानून से कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई कानून उसके लिए नहीं है। और जितने भी व्यवहार होंगे वो प्राकृतिक व्यवहार होंगे उसके द्वारा, खुद का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, प्रकृति का कंट्रोल होगा उसके ऊपर। शेषावस्था के अंतर्गत बालक के द्वारा किए गए समस्त व्यवहार प्राकृतिक होते हैं, उस पर उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता। हर्ष व पीड़ा, बालक को कभी तो बहुत ज्यादा खुशी होगी और कभी पीड़ा का अनुभव होगा, वो भी प्राकृतिक पीड़ा होगी, प्राकृतिक हर्ष होगा उसको। इसमें प्राकृतिक परिणामों और प्राकृतिक रूप में भी अनुशासन पाया जाता है। अगर वह कोई अनुशासनता रूपी व्यवहार करता है तो उसमें भी पर्यावरण प्राकृतिक प्रकृति का क्या होता है, महत्व होता है। तो गैर नैतिक अवस्था के अंतर्गत बालक क्या होता है, अनुशासनहीन होता है, कानून रहित व्यवहार करता है, कोई कानून का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ये हर्ष और पीड़ा द्वारा आधारित नैतिकता इसमें पाई जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो दूसरी अवस्था होती है वो कौन सी, आपकी विषम नैतिकता। कौन सी है दोस्तों, वो है विषम नैतिकता। कौन सी है विषम नैतिकता, फर्स्ट। और ये जो है वो कब से कब तक है, 5 से लेकर 8 वर्ष तक। कब से कब तक है, 5 से लेकर 8 वर्ष तक। देखिए विषम नैतिकता क्या होती है, ये होती है कृत्रिम परिणामों का अनुशासन होती है, कृत्रिम परिणामों का अनुशासन। ये भी याद रखना कि जो कृत्रिम परिणामों का अनुशासन है वो किसके द्वारा कहा गया था, रूसो के द्वारा। ये रूसो की अवधारणा थी, किसकी थी, रूसो की अवधारणा थी, जिसे जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में क्या दी, जगह दी है। ठीक है ना, कृत्रिम परिणामों का अनुशासन। और पुरस्कार व दंड इस अवस्था के अंतर्गत मिलने लग जाता है। क्या मिलने लग जाता है, पुरस्कार व दंड। और तीसरी इसमें क्या बात याद रखनी है, थोपी हुई नैतिकता व बाहरी नैतिकता। क्या होती है, थोपी हुई नैतिकता। या हम इसे कहते हैं बाहरी नैतिकता। अब देखिए, समझिए क्या होता है इसके अंतर्गत। विषम नैतिकता फर्स्ट होती है 5 से लेकर 8 वर्ष तक की। इसमें देखिए पहली बात लाइन क्या लिखी है मैंने, कृत्रिम परिणामों का अनुशासन, यानी कि बनाए अपने द्वारा, यानी कि अपने द्वारा बनाए गए अनुशासन को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम अनुशासन कहते हैं। आंतरिक अनुशासन नहीं होता किसी भी बालक का इस अवस्था के अंतर्गत। बालक करना कुछ चाहता है, परंतु आपके डर और आपके दंड के डर से वो कर क्या रहा है, कुछ अलग कर रहा है। यानी कि बना बनाया परिणाम जो होता है वो हमारा कृत्रिम परिणाम कहलाता है, और बना बनाया अनुशासन जो होता है वो कृत्रिम अनुशासन कहलाता है, जिसे हम खुद स्वयं तैयार करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। तो एक बालक भी क्या कर रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए उसी तरीके का व्यवहार कर रहा है, जिससे उसको क्या मिले, पुरस्कार मिले। स्वयं के निर्धारित मस्तिष्क से निर्माण नहीं हुआ है उस व्यवहार का। पुरस्कार व दंड, बालक ने अगर कोई गलती की है तो इस गैर नैतिक अवस्था में बालक की गलती करने पर उसके माता और पिता या उसके परिजनों के द्वारा उसको कोई दंड नहीं दिया जाता, कि वह जानते हैं कि इसके द्वारा किया गया व्यवहार उस पर निर्भर ही नहीं करता। और जो विषम नैतिकता यानी कि 5 से 8 वर्ष तक का जब बालक हो जाता है तो उसे उसके गलत काम के लिए उसको दंड भी दिया जाता है, और सही काम के लिए उसको पुरस्कार भी उसके परिजनों के द्वारा दिया गया। थोपी हुई नैतिकता या बाहरी नैतिकता। थोपी हुई नैतिकता क्यों कहते हैं इस अवस्था के अंतर्गत, क्योंकि एक बालक स्वयं नहीं कर रहा काम, आप डरा के करा रहे हो उसको काम। एक बालक है, घर में कोई गेस्ट आया तो आपने कहा कि नमस्ते बोलो इनको, पेट छुओ इनके। क्या कर रहे हो आप थोप रहे हो, करना नहीं चाहता है वो, आप करवा रहे हो, उससे करवा रहे हो। तो इसलिए इसको कृत्रिम परिणामों का अनुशासन कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम परिणामों का अनुशासन इसे हम कहते हैं। बात समझ में आई कि आप उस पर थोप रहे हो। किसी को नमस्ते करनी है तो आप बोलोगे कि नमस्ते करो बेटा, नहीं करेगा तो आप क्या दोगे, दंड। शादी में लेके जाना है आपको तो पहले ही समझा के लेके जाओगी, ऐसा व्यवहार करना है तुझे, वहां पे इंग्लिश में बोलना है, हिंदी बोलनी है, बारवाड़ी मत बोल देना, जो घर वाली भाषा है वो मत बोल देना, हिंदी में बात करनी है तुझे वहां सबसे। तो वो क्या है, वो थोपी हुई नैतिकता है, आपकी बाहरी नैतिकता है, स्वयं के द्वारा निर्धारित नहीं किया उसने वो नैतिकता।
स्वयं के मस्तिष्क का यूज नहीं कर रहा है बालक, वो आपके द्वारा कही हुई बातों का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है बस। तो इस अवस्था के अंतर्गत 3 बातें याद रखनी है। कृत्रिम परिणामों के अनुशासन में होता है, इसके अंदर पुरस्कार व दंड मिलने लग जाता है। थोपी हुई नैतिकता, बाहरी नैतिकता किसके अंतर्गत आती है, तो विषम नैतिकता फर्स्ट 5 से 8 वर्ष तक आती है। क्या आती है, 5 से 8 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी अवस्था के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे, तीसरी अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो तीसरी अवस्था है हमारी वो कौन सी है, जीन पियाजे की, विषम नैतिकता सेकंड। और विषम नैतिकता सेकंड का जो समय होता है वो 8 से लेकर 13 वर्ष तक का होता है। कब से कब तक होता है, 8 से 13 वर्ष तक। 8 से 13 वर्ष तक होता है। देखिए इस अवस्था के अंदर बालक में स्वयं की नैतिकता उत्पन्न होने लग जाती है। इस अवस्था में स्वयं की नैतिकता, अब बालक कृत्रिम नैतिकता नहीं करेगा, कृत्रिम अनुशासन नहीं रहेगा उसके अंदर। अब स्वयं के द्वारा वो अपनी नैतिकता का क्या प्रदर्शन करने लगेगा। इसमें बालक क्या होता है, आत्म केंद्रित नैतिकता को छोड़कर सामाजिक नैतिकता को अपनाता है। किसको, आत्म केंद्रित नैतिकता नहीं होती है उसके अंदर। आत्म केंद्रित जो नैतिकता है ना, जो अपने मस्तिष्क के द्वारा अपने मन से की गई नैतिकता नहीं होती है, वो आत्म केंद्रित नैतिकता को छोड़कर सामाजिक नैतिकता को अपनाता है। ठीक है ना। और इसमें हम क्या रखेंगे, पारस्परिकता की नैतिकता का काल कहा जाता है इसे हम क्या कहते हैं, पारस्परिकता की नैतिकता का काल, नैतिकता का काल, पारस्परिकता नैतिकता का काल कहते हैं। पारस्परिकता नैतिकता का काल इसे कहा जाता है। बच्चे प्रतिफलात्मक न्याय की अवस्था में रहता है। बच्चा जो है प्रतिफलात्मक न्याय की न्याय की अवस्था में रहता है। किसमें रहता है, प्रतिफलात्मक न्याय की अवस्था में रहता है। तो देखिए सबसे पहली बात कि जब हमने विषम नैतिकता फर्स्ट को पढ़ा तो हमने पढ़ा उसमें कृत्रिम नैतिकता होती है जो हमारे द्वारा पैदा की जाती है उस बालक के अंदर। परंतु इस अवस्था के अंदर बालक जो है वो स्वयं के द्वारा नैतिकता उत्पन्न करने लगेगा, परंतु वो केवल और केवल क्या करेगा, सामाजिक नैतिकता, जो समाज में जो नैतिकता, समाज के अंदर जो आचरण हो रहे हैं उनका अनुसरण करके और समाज के अंदर जो उचित व्यवहार है वो केवल और केवल वो ही व्यवहार वो करेगा। आत्म केंद्रित नैतिकता को छोड़कर अब वो क्या कर रहा है, सामाजिक नैतिकता को अपना रहा है। क्या अपना रहा है, वो उसे अब समझ में आ गया कि समाज के द्वारा कौन सा व्यवहार उसके लिए उचित है और कौन सा व्यवहार क्या है, अनुचित व्यवहार होता है, वो अब समझ में आने लगा है। और पारस्परिकता की नैतिकता का काल होता है। पारस्परिकता मतलब उसमें अब सामाजिक नैतिकता का अब काल उसे कहा जाता है। प्रतिफल यानी कि अपने द्वारा किए गए व्यवहार का फल वो प्राप्त करना चाहता है। उसके किए गए सभी व्यवहारों का जो अर्थ होता है वह यह होता है कि उसके द्वारा उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा या नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। तो ये जो होती है विषम नैतिकता पाई जाती है, जिसके अंदर बालक स्वयं के द्वारा नैतिकता उत्पन्न करने लगेगा। ठीक है ना, स्वयं के द्वारा नैतिकता का उत्पन्न करने लगेगा, परंतु आत्म केंद्रित नैतिकता को छोड़कर वह सामाजिक नैतिकता को अपनाता है। समाज के द्वारा जो व्यवहार उससे करवाया जाता है वह व्यवहार वो अब करने लगेगा। और जो समाज के अंदर, देखिए समाज के अंदर एक बालक जो होगा इस अवस्था के अंदर वही व्यवहार करेगा जो समाज के लिए सही है, समाज उसे करवाना चाहता है। ठीक है ना, अपना आत्म केंद्रित नैतिकता नहीं दर्शाएगा वो। अभी भी समझ में आ रही है ना बात, कि देखिए इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना स्वायत्त नैतिकता, तो वो पढ़ने के बाद आपको ये जो नैतिकता है वो समझ में आ जाएगी सामाजिक नैतिकता का क्या मतलब होगा। तो दूसरी चौथी अवस्था हम पढ़ लेते हैं,
साथ ही साथ फिर हम कंपैरिजन से पढ़ेंगे, इनको समझ में आएगा आपको। स्वायत्त नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता होती है 13 से लेकर 18 वर्ष तक। कब से कब तक होती है? 13 से लेकर 18 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक नैतिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है। क्या हो जाता है? नैतिक रूप से आत्मनिर्भर बालक इस अवस्था के अंतर्गत हो जाता है। वह अपने नैतिक निर्णयों के लिए अब क्या होता है? स्वयं उत्तरदायी होता है। नैतिक निर्णयों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, क्योंकि बालक में व्यक्तिगत नैतिकता समान रूप से क्या होती है? प्रदर्शित। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बालक स्वयं के नैतिक निर्णयों के लिए स्वयं क्या होता है? उत्तरदायी होता है। और साथ ही साथ सार्वभौमिक नैतिकता, इसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक नैतिकता कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसे? हम सार्वभौमिक नैतिकता। ये भी याद रखना कि इस अवस्था के अंदर सार्वभौम नैतिकता क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। यानी कि नैतिकता के सभी गुण उसमें विद्यमान हो जाते हैं इस अवस्था के अंदर। इसे समता का चरण भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? समता का चरण, समता, समानता का चरण भी कहते हैं। इसे समता यानी समानता का चरण भी हम कहते हैं, क्योंकि बालक इसमें व्यक्तिगत नैतिकता समान रूप से प्रदर्शित करता है। क्या करता है? व्यक्तिगत नैतिकता समान रूप से प्रदर्शित करता है। क्या करता है? समान रूप से नैतिकता क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसे नैतिक सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? नैतिक सापेक्षवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नैतिक सापेक्षवाद भी कहते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझना इन दोनों अवस्थाओं के बारे में। देखिए, विषम नैतिकता सेकंड जो होती है वो स्वयं की नैतिकता वह उत्पन्न तो करता है, परंतु वो नैतिकता क्या होती है? सामाजिक नैतिकता को अपनाता है। यानी कि समाज उसे जो करवाएगा वह कार्य वो करेगा, और अगर वो कुछ गलत करता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? समाज जिम्मेदार होगा। परंतु स्वायत्त नैतिकता के अंदर किया गया प्रत्येक व्यवहार के लिए जिम्मेदार कौन होगा? बालक स्वयं होगा, क्योंकि उसके अंदर आत्मनिर्भरता, आत्म केंद्रित नैतिकता का जो प्रभाव होता है वो स्वायत्त नैतिकता के अंतर्गत, नाम से पता लगता है स्वायत्त, यानी कि अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए वो स्वयं क्या होगा? अब उत्तरदायी होने लगेगा। यानी कि सार्वभौमिक नैतिकता, सभी प्रकार की नैतिकताओं का विकास जो होता है वो इस अवस्था के अंतर्गत हो जाता है। पारस्परिक नैतिकता का काल इसे कहा जाता है विषम नैतिकता सेकंड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें केवल और केवल समाज का महत्व होता है, उसका स्वयं का महत्व नहीं होता। वो स्वयं वो वही व्यवहार करेगा जो समाज उसे करने को कहेगा, परंतु इस अवस्था में समाज के द्वारा किए गए व्यवहार का अनुसरण करना है कि नहीं करना, वो बालक के मस्तिष्क पर डिपेंड होता है, बालक के मस्तिष्क के ऊपर निर्भर होता है। यानी कि व्यक्तिगत नैतिकता समान रूप से वो प्रदर्शित करता है, यानी कि तोल मोल के व्यवहार का प्रदर्शन वो इस अवस्था के अंतर्गत करने लगेगा। यानी वह समझने लगेगा कि उसके लिए कौन सा व्यवहार उचित है और कौन सा व्यवहार अनुचित है, और किस व्यवहार को अपनाना है और किस व्यवहार को नहीं अपनाना है। उसे इतनी समझ हो जाएगी किस अवस्था के अंदर? स्वायत्त नैतिकता, जिसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं। देखिए, 13 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। तो किशोरावस्था में बालक क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सामाजिकता को ग्रहण कर लेता है, और सामाजिकता को ग्रहण करने के बाद में समाज के द्वारा किए गए बहुत से व्यवहार और समाज के द्वारा निर्धारित किए कानूनों को तोड़ने का प्रयास भी वो इस अवस्था के अंदर करने लगेगा। यानी कि वह ही चाहता है कि जो वो कर रहा है आत्म केंद्रित अवस्था, यानी कि जो बालक जो व्यवहार कर रहा है वह बालक उसके लिए जो व्यवहार वो कर रहा है वही व्यवहार उसके लिए क्या है? नैतिक व्यवहार है। वो इस अवस्था के अंतर्गत समझने लगेगा। तो बात समझ में आई
जीन पियाजे की नैतिकता का सबसे कर्म क्या है। अगर देखिए कई बार इससे जो प्रश्न आता है ना वो किस तरह से आता है, अब समझिए। अब एक प्रश्न आया हुआ है कि जीन पियाजे की नैतिक विकास अवस्थाओं का सही क्रम है। जीन पियाजे की नैतिक विकास अवस्थाओं का सही क्रम है, तो सही क्रम में इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ था, इनको उल्टा पुल्टा करके सही ऐसे जगह। एक ऑप्शन क्या था इसमें, सबसे पहले गैर विषम स्वायत्त नैतिकता, गैर विषम स्वायत्त नैतिकता। तो सही कौन सा होगा, गैर विषम स्वायत्त नैतिकता। यानी कि सबसे पहले गैर नैतिकता, फिर विषम नैतिकता, और विषम नैतिकता को दो भागों में, फर्स्ट और सेकंड, और फिर वो आती है स्वायत्त नैतिकता। यानी कि इस तरह से प्रश्न इसके अंदर पूछ लिया जाता है, और साथ साथ इसमें प्रश्न दूसरा किस तरह से पूछा जाएगा, तो इसके अंदर जो आपको जो ये बिंदु मैंने बताए हैं, जैसे विषम नैतिकता, स्वयं की नैतिकता का उत्पन्न होने का काल जो है वो कौन सी है, विषम नैतिकता सेकंड कहलाती है। तो इन बिंदुओं से प्रश्न बनकर आ सकता है। ये जितने बिंदु मैंने आपको बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, इनसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी एग्जाम में, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हमने सबसे पहले अल्बर्ट बांडुरा जी के बारे में पढ़ा, और फिर हमने जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसमें जीन पियाजे की नैतिक विकास सिद्धांत को पढ़ा, जो 1940 के अंदर द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के अंदर इन्होंने इस नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4, जिसमें पहली अवस्था थी गैर नैतिक अवस्था 0 से 5 वर्ष तक, विषम नैतिकता फर्स्ट 5 से 8 वर्ष तक, विषम नैतिकता सेकंड 8 से 13 वर्ष तक, और जो स्वायत्त नैतिकता वो 13 से लेकर 18 वर्ष तक। और इन सभी अवस्थाओं पर चर्चा कर लेने के बाद आज हमारे 2 सिद्धांत क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। अब मिलते हैं अगले सेगमेंट में। अगले सेगमेंट में एक नए सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत होगा वो। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो अब तक आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।